1 जून को असुर सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है, तो फटाफट से फर्स्ट सीजन का रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस जितना जरूरी है मैं आपको उतना ही बताऊंगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पंडित एंड उसका बेटा किसी आदमी की पूजा में मदद कर रहे होते हैं और घर लौटते वक्त वो पंडित बोट से गिर के डूब के मर जाता है। एंड इतना सब होने के बावजूद भी उसके बेटे के चेहरे पे कोई दुख या फिर कोई चिंता नजर नहीं आती। एंड फिर ये अघोरियों के पास चला जाता है। अगले सीन प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ पे निखिल नायर नाम का एक फोरेंसिक प्रोफेसर है, उसके पास उसका एक दोस्त हेल्प मांगने के लिए आता है। निखिल एक काफी इंटेलिजेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट है जिसको अपने काम से भी काफी ज्यादा लगाव है, इसीलिए इसकी वाइफ भी इससे काफी परेशान रहती है क्योंकि इनको टाइम नहीं दे पाता। जैसा कि हर सीरीज के अंदर होता ही है। दूसरी तरफ इंडिया में एक मास्क पहना आदमी एक औरत का बुरी तरह से मर्डर कर देता है। माइक्रोवेव में उसको जलाने के बाद उसकी बॉडी को कुत्तों को डाल देता है। निखिल को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स थे। इन कोऑर्डिनेट्स को निखिल अपने दोस्त लोलार के पास भेज देता है, जो कि सीबीआई में काम करता है। फिर इस लोकेशन का पता लगाने पे लोलार को यहाँ पे एक बॉडी मिलती है जिसपे मास्क भी लगा था। इससे पहले भी निखिल के पास इस टाइप के कोऑर्डिनेट वाले मैसेज आ चुके हैं जिनपे सीबीआई को पहले भी बॉडीज मिल चुकी हैं। फिर इस केस पे टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट डीजे यानी कि धनंजय राजपूत काम करते हैं विद हिज कलीग नुसरत। इन्हें सबसे पहले जो अलग बात इस बॉडी के अंदर नजर आती है वो ये था कि किलर ने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को काट रखा था। इसके बाद लोलार को किलर के द्वारा यूज की गई कार भी मिलती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए डीजे वहां पे पहुंच जाता है। बट जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलते हैं उसमें आग लग जाती है। डीजे अपने घर वापस आ जाते हैं एंड उसके फोन पे संध्या के फोन से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसने धनंजय के लिए एक पैकेट भेजा है, घर पहुंचने के बाद देख ले। पैकेट खोलने के बाद डीजे को एक पेन ड्राइव मिलती है जिसके अंदर एक वीडियो था। एंड इस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि जो डेड बॉडी उन्हें मिली थी वो किसी और की नहीं बल्कि धनंजय की वाइफ की थी। और ये हुआ एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जहाँ पे शुभ नाम का लड़का अघोरियों के पास जाता है और इसका बाप उसे असुर कह के बुलाता था, क्योंकि जो शुभ है वो नॉर्मल बच्चों से काफी अलग है। इसका आईक्यू लेवल भी काफी ज्यादा हाई है। बड़ी बड़ी किताबों को भी ये कुछ मिनटों में ही याद कर लेता था। और शुभ को उसके पिता द्वारा असुर बुलाने का एक मेन रीजन ये भी था कि शुभ को जन्म देते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके पिता की इन्हीं हरकतों की वजह से शुभ हमेशा गुस्से में रहता था और इसी गुस्से के कारण वो अगले सीन में किसी गली के कुत्ते को जला के मार देता है। अगला सीन प्रेजेंट डे में चलता है और यहाँ पे डीजे उस वीडियो में किलर के गले पे एक निशान देखता है, यानी कि वो टैटू था। निखिल भी यूएस इंडिया वापस आ जाता है और उस टैटू को देखने के बाद निखिल बताता है कि ये नागा ट्राइब का टैटू है। और अब वहीं दूसरी तरफ नागालैंड पुलिस को एक बॉडी मिलती है जिसके पास वही मास्क भी मिलता है और सेम वही टैटू उसके गले पे भी था। फिर नुसरत नागालैंड जाती है बॉडी से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। सीबीआई में एक और बंदा है रसूल नाम का, जो कि हैकिंग में एक्सपर्ट है और सीसीटीवी फुटेज देख के ये लोलार को बताता है कि किलर के पास संध्या के किचन की चाबी थी और संध्या की कार में एक हिडन जीपीएस भी मिलता है। नागालैंड में मिली बॉडी पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बात सामने आती है कि इसका नाम लाल थंजारा था, जिसकी मौत पॉइजन की वजह से हुई है और ये वही बंदा है जिसने संध्या को मारा था। ऑटोप्सी के समय निखिल और नुसरत को पता चलता है कि लाल का प्लान मर्डर किया गया है। इसी दौरान नुसरत निखिल को ये भी बताती है कि संध्या की ऑटोप्सी में ये पता चला था कि संध्या ने रिसेंटली अबॉर्शन करवाया था, क्योंकि संध्या का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। डीजे ने ये बात खुद बताई थी। दूसरी तरफ रसूल को पता चलता है कि संध्या की कार पर लगे जीपीएस एंड उसके फोन का डायरेक्ट कनेक्शन डीजे के कंप्यूटर से है। अब जब सारे सबूत डीजे की ओर इशारा करते हैं तो रसूल लाल की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है, जिसे देखने के बाद ये पता चलता है कि लाल कुछ दिन पहले दिल्ली आया था। और ये सब देख के निखिल को ऐसा लगता है कि लाल डीजे से मिलने ही दिल्ली आया था। फिर इसके बाद ये लाल के घर मिले कैश पर फिंगरप्रिंट्स चेक करते हैं। डीजे के फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे भी मैच हो जाते हैं। एंड जो अस्थमा पंप लाल की बॉडी के पास मिला था उसमें भी केमिकल या फिर पॉइजन के सैंपल मिलते हैं। सॉरी, नाम तो मुझे याद नहीं है उस पॉइजन का क्या नाम था, बट यहाँ पर भी निखिल का मानना है कि ये प्री प्लान मर्डर है, जो कि डीजे से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। फिर इसके बाद ये सब निखिल डीजे को बताता है, बट डीजे कहता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सीबीआई हेड डीजे को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। एंड लास्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि कोई अननोन बंदा डीजे एंड उनकी पूरी सीबीआई टीम पे नजर रखे है, जिसके पास वो मास्क भी था। यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जहाँ पे शुभ के दादाजी नीलकंठ जोशी उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि शुभ का आईक्यू काफी ज्यादा हाई है। और वहीं पर शुभ डॉक्टर से ये भी कहता है कि वो बड़ा होके असुर बनेगा। ये देख के डॉक्टर उसके दादा से कहते हैं कि उन्हें राधाचरण को ये बात कहनी चाहिए कि उसके सामने ऐसी बात ना करें। अगर आप ये भूल गए कि राधाचरण कौन है तो मैं आपको बता दूं कि शुभ का बाप है, जो कि फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में डूब के मर गया था। फिर इसके बाद शुभ हॉस्पिटल के एक रूम में जाके वहाँ पर रखे स्केलेटन की इंडेक्स फिंगर को तोड़ देता है, वो भी अपने बाप को याद करके, क्योंकि आई थिंक उसका बाप उसे बार बार उंगली
दिखाता था इसी वजह से। प्रेजेंट डे में निखिल के फोन पर 3 और कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जिनकी एक लोकेशन है कोलकाता की साल्ट लेक, दूसरी है दिल्ली की मार्केट एंड तीसरा है गुरुग्राम में सिकंदरापुरा। इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने के बाद इन्हें कोलकाता में एक आदमी की लाश मिलती है, जिसकी मौत कार में ही हो गई थी पॉइजनस गैस की वजह से। सीबीआई को पता चलता है कि ये काफी अच्छा इंसान था, बट इन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि किलर इन अच्छे लोगों को ही क्यों मार रहे हैं। दूसरी तरफ डीजे जेल में ही चौक लेके केसेस को एनालाइज करने लगते हैं। फिर इसके बाद पुलिस एक ग्रेवयार्ड में पहुंचती है, जिसको काफी लंबे टाइम से यूज नहीं किया था। एंड जो थर्ड लोकेशन थी दिल्ली मार्केट की, वहाँ पे सीबीआई को कॉफिन मेकर का शॉप मिलता है और यहाँ पर एक 9 आवर्स का टाइमर भी लगा था। इसके बाद निखिल को एहसास होता है कि शायद इस बार किसी जिंदा आदमी को दफनाया गया है। इसी बीच निखिल फिर से लाल के घर मिले कैश को फिंगरप्रिंट्स के लिए टेस्ट करता है एंड वो नोटिस करता है कि इस पे सिर्फ डीजे के थंब के निशान है, लेकिन फिंगर्स के नहीं। फिर इसके बाद इन्हें शक होता है कि शायद कोई जानबूझकर डीजे को फंसाना चाहता है। सीबीआई टीम को कॉफिन ओनर की डिटेल पता चलती है और उस ओनर की वाइफ बताती है कि जॉर्ज कभी कभी ऐसे ही चला जाता था और फिर वापस आ जाता था। लेकिन जॉर्ज का फोन ट्रैक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि उसकी लास्ट लोकेशन ग्रेवयार्ड में ही थी। ग्रेवयार्ड में इन्वेस्टिगेशन करने पे निखिल को शक होता है कि शायद जॉर्ज वहाँ खड़ी कार के अंदर हो सकता है। कार खोलने के बाद जॉर्ज उसके अंदर बेहोश पड़ा था एंड होश आने के बाद वो बताता है कि कल रात उसने किलर को देखा था, जिसने मास्क भी पहना था। जॉर्ज की फैमिली की सेफ्टी के बदले किलर ने उससे एक 10 फीट का कॉफिन बनवाया था, जिसमें उसने एक जिंदा आदमी को बेहोश करके बंद कर दिया था। फिर इसके बाद निखिल के पास डीजे का फोन आता है, जहाँ पे डीजे उससे कहता है कि उसकी जान को खतरा है। किलर उसे जानबूझ के ये सभी लोकेशंस भेज रहा था ताकि निखिल इंडिया वापस आ जाए और किलर अपना काम कर सके। बट निखिल इन सब बातों को इग्नोर करता है एंड जॉर्ज को घर वापस भेज देता है। फिर इसके बाद निखिल एंड उसकी टीम जब ग्रेवयार्ड पे उससे 10 फीट के कॉफिन को ढूंढ रहे होते हैं, तो उस टाइम उन्हें वहाँ पे कुछ निशान नजर आते हैं और ग्राउंड में उसी जगह खोदने के बाद उन्हें कॉफिन मिलता है, जिसे खोलने पर कुछ डिस्क कॉफिन से शूट होती हैं, जिससे आसपास के सभी लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। फिर इसके बाद उस कॉफिन से एक आदमी निकलता है एंड फिर अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि निखिल एक खाली कमरे के अंदर बेहोश पड़ा था। एपिसोड 3 भी खत्म। अब एपिसोड 4 की शुरुआत 11 साल पहले होती है, जहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि शुभ एंड राधाचरण जिस आदमी की पूजा करवा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि डीजे था। अब जब पुलिस को राधाचरण की बॉडी पानी से मिलती है, तो डीजे उस बॉडी को देख के बता देता है कि इसकी मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। अब जब ये बात डीजे शुभ को बताता है, तो शुभ कुछ अलग सा बिहेवियर करने लगता है एंड फिर वो धनंजय को कर्मा के बारे में बताने लगता है। प्रेजेंट डे के अंदर निखिल गायब है, जिसको सीबीआई ढूंढ रही है एंड दूसरी तरफ उसकी वाइफ एंड डॉटर भी इंडिया वापस आ गए हैं। निखिल के होश में आने के बाद उसकी बात किलर से होती है और निखिल को ये बात भी पता चलती है कि किलर उसको यूएस से ही फॉलो कर रहा है और फिलहाल किलर ये चाहता है कि मर्डर करने में निखिल उसकी मदद करे। शुरुआत में तो निखिल भी ये सब काम करने के लिए एग्री नहीं करता, लेकिन उसके बाद वो किलर उसको उसकी बेटी एंड वाइफ का लाइव वीडियो दिखाता है, उसे ब्लैकमेल करता है, जिसके बाद निखिल भी उसका मर्डर करने में साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अब इनका पहला टारगेट था अभिलाषा चंद्रा नाम की एक न्यूरो साइंटिस्ट। अब इनको कैसे मारा उतनी डिटेल में तो हम नहीं घुसेंगे, बट इसको मारने के बाद ये उनकी बॉडी को पानी में डाल देते हैं। लोलार को कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जिसके बाद उन्हें पानी में बॉडी मिल जाती है। लेकिन अब क्योंकि ये अंडर वाटर क्राइम था, तो नुसरत एंड टीम डीजे की हेल्प मांगते हैं, क्योंकि इन सबको अंडर वाटर क्राइम का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसके बाद ये डीजे को अनऑफिशियली जेल से बाहर निकलवाते हैं एंड बॉडी देखने के बाद डीजे इनको बताता है कि ये मर्डर निखिल ने प्लान किया है और अब इस मर्डर के थ्रू निखिल कुछ कहना चाहता है। और ये कंप्लीट हुआ है एपिसोड 4। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक जरूर कर देना। 5th एपिसोड की शुरुआत 10 साल पहले वाराणसी में होती है, जहाँ पे शुभ जेल के अंदर कैद है एंड ये जेल के अंदर ही अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। वाह। प्रेजेंट डे के अंदर निखिल किलर से सिगरेट्स मांगता है, बट वो उसे पैरासीटामोल का पैकेट लाके देता है एंड थोड़ी देर बाद वो खुद आके निखिल से मिलता भी है। दूसरी तरफ डीजे केसर नाम के आदमी से मिलता है, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, प्लस हिंदू माइथोलॉजी का भी उसे काफी अच्छा ज्ञान है। सीबीआई हेड ने अनऑफिशियली डीजे को वापस बुला लिया केस पे एंड फिलहाल वो जेल के अंदर ही काम कर रहा है, ये भी बाहर नहीं आ सकता यू नो। इसके बाद डीजे की टीम में एक यंग बंदा डीजे को सभी विक्टिम्स की कुंडलियां मैच करने के लिए कहता है। अब लोलार केस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए यशवंत नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलता है, जो कि लोलार को बताता है कि शुभ ने अपने पिता का मर्डर किया था, बट 2008 में जेल के अंदर आग लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। और जब ये सभी बातें लोलार डीजे को बता रहा होता है, तो डीजे को शक हो जाता है कि शुभ अभी जिंदा है, वो मर नहीं सकता और ये सभी जो मर्डर्स हो रहे हैं वो भी यही कर रहा है। फिर इसके बाद निखिल के पास एक दूसरा टारगेट आता है, जो कि ये काफी फेमस बंदा है, आदित्य जलान। और यहाँ पर एपिसोड 5th खत्म। अगले एपिसोड की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी एक पेंटिंग बना रहा होता है एंड अपने पोते को माइथोलॉजिकल कहानियां सुनाता है। जब उसका पोता सोने के लिए जा रहा होता है, तभी वो मास्क वाला आदमी आके उस बूढ़े आदमी को मार देता है। अब आते हैं प्रेजेंट डे पे। तो हाँ, किलर ने एक नया टारगेट निखिल को भेज दिया था, जो कि है आदित्य जलान। निखिल कहता है कि ये काफी फेमस बंदा है, इसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, तो इसीलिए इसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ लोलार शुभ के बारे में और भी पता करने के लिए उसके दादाजी के पास पहुंच जाता है। नीलकंठ जोशी लोलार को शुभ के स्केचेस दिखाते हैं, जिसमें उसने असुर,
राक्षस ये सब बना रखे थे। इसके बाद ये बताते कि इनके बेटे यानी कि राधाचरण को एक ऐसा बेटा चाहिए था जो कि देवों के नक्षत्र में पैदा हुआ हो, इसीलिए वो पैदा होने से पहले ही शुभ की कुंडली बना के उसके बर्थ को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन इन सभी वजह से शुभ का जन्म देव नक्षत्र से पहले हो गया था एंड क्योंकि इसका जन्म असुरों के नक्षत्र में हुआ था तो इसीलिए इसका बाप इसे असुर कह के बुलाता था। दूसरी तरफ केसर डीजे को बताता है कि असुर एंड सुर ये एक कॉन्सेप्ट है एंड गुड एंड एविल ये दोनों एक ही इंसान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। केसर उन सभी विक्टिम्स की कुंडली देख के ये बताता है कि ये वो सभी लोग हैं जो कि गणेश नक्षत्र में पैदा हुए हैं और इनकी कुंडलियों में लिखा था कि ये कोई बहुत अच्छा काम करेंगे। रसूल डीजे से कहता है कि NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डेटाबेस में सारे लोगों के बर्थ प्लेस टाइम सब स्टोर रहता है, तो वहां से जो भी लोग गणेश नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनकी डिटेल निकाल सकते हैं। ये सुन के डीजे निखिल की वाइफ नैना से उसे हैक करने को बोलता है, फिर क्या नैना इसे हैक कर लेती है एंड रिकॉर्ड्स को देख के डीजे बताता है कि इनका अगला टारगेट आदित्य जलान होगा क्योंकि वो काफी फेमस बंदा भी है और हाल ही में उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी डोनेट भी की थी। इसका मतलब ये भी है कि आदित्य काफी अच्छा बंदा है और किलर कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करता है। दूसरी तरफ निखिल को अपने टीवी एनालॉग से पता चल गया था कि वो दिल्ली में ही कहीं है। फिर इसके बाद निखिल आदित्य को मारने का प्लान बनाता है और वहीं दूसरी तरफ CBI टीम आदित्य को वार्न करती है बट ये इन सभी बातों को इग्नोर करता है। देन डीजे के पास किलर का फोन आता है जिससे पता चलता है कि आज रात 12 बजे एंगेजमेंट पार्टी में वो आदित्य को मार डालेगा। फिर बस निखिल इसके बाद क्या प्लानिंग करता है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे बट फाइनली आदित्य को अंधेरे में जहर देके मार दिया जाता है। साथ ही उसके साइड में वो मास्क भी रखा हुआ था एंड जो इंडेक्स फिंगर थी वो भी कटी हुई थी। एपिसोड 6 कंप्लीट। 7वें एपिसोड की शुरुआत आज से 10 साल पहले जेल के अंदर होती है जहाँ पे शुभ एंड निखिल ये मिलते हैं और यहाँ शुभ को निखिल काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो उसकी काफी ज्यादा अच्छे से बात करता है उससे, जो कि आज तक शुभ के साथ किसी ने किया नहीं था। इसे बचपन से ही अपने बाप की नफरत और उसके ताने सुनने को मिले थे। अब सीन आता है प्रेजेंट डे में जहाँ पे आदित्य के ऑटोप्सी से पता चलता है कि वाइन के अंदर मिले न्यूरोटॉक्सिन के अलावा इसमें 2 और एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं जो कि निखिल जानबूझकर उनके लिए मैसेज के तौर पे सेंड कर रहा है। दूसरी तरफ जब निखिल की किलर से बात होती है तो उसकी कुछ बातें एंड उसके शब्दों को सुन के ऐसा लगता है कि शायद यही शुभ है। यहाँ केसर डीजे को किलर को समझने में मदद करता है और वो ये बताता है कि ये किलर खुद को असुर समझता है। ये सभी मर्डर्स करके वो कलयुग को चरम पे ले जाना चाहता है ताकि जल्द से जल्द कल की अवतार आ सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब केसर शुभ की कुंडली चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कुंडली किसी कली नाम के असुर से मिलती है और ये सब देख के डीजे और भी काफी ज्यादा श्योर हो गया था कि शुभ अभी जिंदा है और वही ये सब कर रहा है। अब आते हैं लोलार्क भैया पे, तो ये एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास जाते हैं एंड केसर के मोटिवेशनल पॉडकास्ट एंड जेल की रिकॉर्डिंग को स्टडी करने के लिए देते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि ये दोनों रिकॉर्डिंग्स अलग अलग इंसान की है, ना कि सिर्फ केसर की। जो पॉडकास्ट है उनको कोई और रिकॉर्ड कर रहा है। फिर इसके बाद CBI को पता चलता है कि किलर ने एक नया टारगेट चुन लिया है जिनका नाम राधिका एंड नीरज है। किलर के रिक्वेस्ट करने पे निखिल नैना से फोन पे बात करता है बट यहाँ पे निखिल के बात करने का तरीका कुछ अलग था एंड नैना एक कॉल रिकॉर्ड करके डीजे को सुनाती है और डीजे रिकॉर्ड सुन के बताता है कि निखिल दिल्ली में ही है। डीजे को आदित्य की बॉडी से मिले वो 2 एलिमेंट्स याद आते हैं और उनके एटॉमिक वेट से डीजे को वो लोकेशन पता चलती है जहाँ पे निखिल छिपा है। फिर इसके बाद टीम निखिल की तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ लोलार्क डीजे को केसर के सीडीज के बारे में बताता है और यहाँ पे अब डीजे को भी केसर पे शक होने लगता है। किलर NIC के डाटाबेस का फिर से यूज करता है और इस बार उमर सईद नाम के एक मुस्लिम आदमी का नाम सामने आता है और ये बात जैसे ही नैना को पता चलती है तो वो डीजे को बताती है और यहाँ पे डीजे नैना से कहता है कि वो उसका नाम भी डाटाबेस में डाल दे क्योंकि अगर ये सब शुभ कर रहा होगा तो डाटाबेस में डीजे का नाम देख के वो उसे जरूर टारगेट करेगा। और बस फिर जैसा सोचा था वैसा ही होता है, नैना नाम डाल देती है और अब किलर का अगला टारगेट है डीजे। इसी दौरान CBI एंड पुलिस डीजे के बताए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करके एक एरिया में पहुंचते हैं जहां उन्हें काफी सारी खाली पुरानी बिल्डिंग्स मिलती हैं और इनमें से एक बिल्डिंग के अंदर उन्हें काफी सारी मशीन एंड कंप्यूटर दिखाई देते हैं और तभी वहां पे किलर आके उन पुलिस वालों को मार देता है। एपिसोड 7 भी खत्म। अब आता है फाइनल एपिसोड नंबर 8। इसकी शुरुआत होती है 10 साल पहले जहाँ पे निखिल एंड डीजे शुभ के केस को लेके बहस कर रहे होते हैं। दरअसल बात ये थी कि शुभ एक नाबालिग था बट डीजे ने उसके इस क्राइम को देख के उसकी एज बर्थ सर्टिफिकेट में फेक 18 ईयर्स करवा दी थी क्योंकि डीजे का ऐसा कहना था कि जो बच्चा अपने बाप को मार सकता है वो जेल भी जा सकता है वरना फिर वो जेविलाइन होम जाता। इसीलिए निखिल डीजे की इस बात के खिलाफ था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद शुभ सुधर सकता है बट डीजे ये बात नहीं मानता और इसी वजह से निखिल CBI से रिजाइन करके US चला गया था। अब आते हैं प्रेजेंट डे पे, तो किलर ने नीरज, राधिका एंड उमर को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया है जिसमें उनके सर्वाइवल के लिए सिर्फ इतना ही ऑक्सीजन है जिससे कि 3 लोग 12 घंटे तक जिंदा रह सके। दूसरी तरफ डीजे रसूल एंड लोलार को केसर के पास भेजता है एंड नैना को पता चलता है कि केसर की 2008 से पहले कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी, उसके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब झूठ हैं और इसीलिए अब डीजे को लगता है कि केसर ही शुभ है। इसके बाद किलर निखिल को रिया के नाम से ब्लैकमेल करके उससे डीजे को मारने का प्लान निकलवाता है और अब किलर उस प्लान की तैयारी में लग चुका है। फिर इसके बाद निखिल खुद को हर्ट
कर लेता है एंड किलर को कहता है कि उससे नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। किलर उसके लिए पानी लाता है, बट पानी किसको चाहिए था? निखिल उस पानी को गिरा के उन पैरासीटामोल टैबलेट्स को क्रश करके उनका पाउडर बना के किलर के फिंगरप्रिंट्स निकाल लेता है। एंड देन यू नो कि निखिल वो कमरा खोल के वहां से भाग जाता है। बाहर निकल के वो देखता है कि वहां पे काफी सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, बट किलर का कोई भी अता पता नहीं था क्योंकि वो डीजे को मारने के लिए जेल पहुंच चुका था। लोलार्क रसूल के हाथ पे वो बर्न साइन देखता है एंड अब लोलार्क को भी उस पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर कैद किलर को वॉलीबॉल के अंदर बॉम्ब बनाने का सामान मिलता है। नैना केसर को ट्रैक कर लेती है और उस लोकेशन पे लोलार्क एंड रसूल ये दोनों पहुंच जाते हैं। केसर को अरेस्ट करने के बाद लोलार्क को एक कॉल आती है जहाँ पे उसे एक लीड मिलती है और यहाँ पर रसूल भी लोलार्क के साथ जाना चाहता है। दूसरी तरफ कंटेनर में कैद नीरज, राधिका एंड ओमार ये तीनों लड़ने लगते हैं क्योंकि इनके कंटेनर का जो ऑक्सीजन लेवल था वो एकदम से काफी डाउन जाने लगता है। यहाँ पे लोलार्क को रसूल पे शक हो गया था तो अब वो उससे सवाल जवाब करता है, बट इसको रसूल के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। दरअसल यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये आती है जो कि शायद आपने नोटिस नहीं की होगी कि लोलार्क को रसूल का बर्न मार्क देख के शक इसीलिए होता है क्योंकि उस इंस्पेक्टर ने बताया था कि 2008 में जेल के अंदर आग लग गई थी जिसमें शुभ भी जल के मर गया था और इसीलिए अब लोलार्क को लगता है कि शायद यही शुभ है। फिर इसके बाद रसूल लोलार्क को कहता है कि जो लीड हमें मिली थी वो इसी रास्ते पे है, बट वेट ए मिनट, रसूल को तो किसी ने बताया नहीं था कि लीड इस पॉइंट पे है, तो उसे कैसे पता चला? और यहाँ पर लोलार्क का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अदर साइड वो किलर जेल के अंदर ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वहाँ पे काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है। किलर कुछ पुलिस वालों को भी मार देता है एंड फाइनली डीजे के पास पहुंच जाता है, बट यहाँ पर डीजे किसी तरह उस किलर को हैंडल कर लेता है एंड उसको चेयर से बांध देता है। यहाँ पर इनकी बातों से ये पता चलता है कि ये अकेला नहीं है बल्कि इसके जैसे और भी इसके साथी हैं। इसी बीच डीजे को सीबीआई चीफ का मैसेज आता है कि उन्होंने केसर को पकड़ लिया है। डीजे केसर को इंजेक्शन देके क्वेश्चनिंग करता है और वहीं दूसरी तरफ लोलार्क एंड रसूल अपनी मेन जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी लोलार्क को रसूल के बैग से गिरी एक नोटबुक मिलती है जिसके अंदर कुछ वैसी स्केचेस थे जैसे कि शुभ बचपन में बनाता था। इसके बाद रसूल लोलार्क को सिर पे मार के उसको चेयर से बांध देता है और यहाँ पर इसका काफी अच्छा डायलॉग आता है जो कि मुझे काफी पसंद है। यहाँ रसूल कहता है कि उसमें खासियत है कि उसे ये बात काफी अच्छे से पता होती है कि कब कौन उस पर भरोसा कर रहा है और कब नहीं। निखिल एक न्यूज चैनल पर इन तीनों यानी कि नीरज, राधिका एंड ओमार इन तीनों को देख रहा होता है एंड तभी ये नुसरत को फोन करता है। केसर डीजे से कहता है कि अगर वो इन 3 पॉइजनस पिल्स को खा लेता है तो हर पिल के बदले वो डीजे को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा जिससे कि इन तीनों की जान बच सके। तो डीजे पहली पिल खाता है एंड केसर उसको फैक्ट्री का नाम बता देता है। डीजे इस फैक्ट्री का नाम निखिल को बताता है जिससे कि वो वहां पे पहुंच जाता है। दूसरी पिल पे केसर डीजे को कंटेनर की लोकेशन बताता है जो कि फैक्ट्री के सी विंग में था। ये इन्फॉर्मेशन भी डीजे निखिल को बताता है और वो फाइनली वहां पे कंटेनर के पास पहुंच जाता है और वहां पर ये तीनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। कंटेनर के बाहर निखिल लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी सीबीआई की टीम एंड नैना वहां पे पहुंच जाते हैं। नैना लॉक खोलने की कोशिश करती है बट दूसरी तरफ रसूल जो कि ये सब देख रहा था ये नैना को कॉल करके वॉइस मॉडिफायर की मदद से बात करता है ताकि उसकी आवाज को कोई पहचान ना सके। इसके बाद रसूल निखिल से बात करता है और उससे कहता है कि या तो वो नीरज, राधिका एंड ओमार इन तीनों को बचा सकता है या फिर रिया यानी कि उसकी बेटी को, बट फाइनली एंड में इन तीनों के बदले निखिल अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर देता है। दूसरी तरफ डीजे थर्ड पिल भी लेता है जिससे कि वो केसर एंड रसूल को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं ये साबित करके कि उनके अंदर असुर नहीं है। रसूल कंटेनर खोल देता है तो लोलार्क उस पर हंसने लगता है और कहता है कि शुभ हार गया। तभी रसूल गुस्से में आगे उसे गोली मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीजे को बचाने के लिए डॉक्टर्स वहां पे आ जाते हैं एंड निखिल की बेटी रिया उसको बेबी सीटर जहर देके मार देती है। कंटेनर से निकलने के बाद राधिका उमर सईद को भी गोली मार देती है एंड निखिल नैना को घर जाने के बाद रिया की डेड बॉडी मिलती है। केसर सीबीआई के पास था क्योंकि सीबीआई को ऐसा लगता है कि केसर ही शुभ है। इसके बाद फिलहाल के लिए डीजे सस्पेंड है और निखिल नैना को छोड़ के चली जाती है। 2 हफ्ते बाद निखिल डीजे से मिलता है और उन सबकी मौत के लिए निखिल डीजे पे भड़क जाता है क्योंकि अगर आज से 10-12 साल पहले डीजे ने निखिल की बात मानी होती तो शायद आज ये सब देखना ना पड़ता। एंड देन आता है मेरा फेवरेट सीन जो कि इस पूरी सीरीज का लास्ट सीन भी है जिसमें रसूल आकर यहाँ से निखिल को ले जाता है एंड जब रसूल पलटकर डीजे की तरफ देखता है तो जो आई कांटेक्ट होता है, अरे यार गजब क्या सीन था। और फाइनली यहाँ पर होता है असुर सीजन 1 खत्म। देखा 20-25 मिनट के अंदर ही पूरी सीरीज कवर कर दी। इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना। तो वेल आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।